हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो बच्चों? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर तंत्रिकीय नियमन एवं समन्वय, न्यूरल रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और इस चैप्टर में हमें तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना होता है बच्चों। तंत्रिका तंत्र की संरचना में हमने CNS, PNS, ANS तीनों की संरचना हमने पढ़ ली है। पिछली क्लास में हमने ANS स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की संरचना पढ़ी, जिसके दो भाग अनुकंपी और परानुकंपी, तुलनात्मक रूप से उनकी स्ट्रक्चर पढ़ ली है कि वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, शरीर में कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं। आज की क्लास में हम ANS के कार्य पढ़ेंगे बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा ANS के कार्य। ANS स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कार्य, ये टॉपिक है बच्चों हमारा। अब क्या काम करता है ANS, ये हमारे सिलेबस में नर्वस सिस्टम इस वाले चैप्टर में नहीं दे रखा है बच्चों कि ANS के क्या कार्य हैं। यहाँ पर ANS की थोड़ी सी ब्रीफली संरचना दे रखी है कि ANS ऐसे तंत्रिकाओं से मिलकर बना है जो अंतरांगों की क्रियाओं का नियमन करते हैं, चिकनी पेशियों के संकुंचन का नियमन करते हैं, वो ANS है। जो सदैव प्रेरक तंत्रिकाओं मोटर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। दो भाग अनुकंपी परानुकंपी। काम क्या करता है, एक जनरल बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि ANS के जो दोनों घटक होते हैं अनुकंपी और परानुकंपी, वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक किसी गतिविधि को बढ़ाता है तो दूसरा उस गतिविधि को घटाएगा। जैसे सिंपल एग्जाम्पल दूं मैं, ANS का एक भाग अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय धड़कन को बढ़ाता है, तो परानुकंपी तंत्र उस हृदय धड़कन को घटाता है। तो अनुकंपी और परानुकंपी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, एक दूसरे के विरोधी कार्य करके हमारे आंतरांगों की क्रियाओं का नियमन करते हैं, उनका समन्वय करते हैं। इस प्रकार इनका कार्य है। अलग से हमें तुलनात्मक कार्य थोड़े से पढ़ने होते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कौन से कार्य हैं तो मैं आपको तुलनात्मक बता देता हूँ। ANS के कार्य, इसमें हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। एक तरफ हम अनुकंपी के कार्य की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम परानुकंपी के कार्य की बात करेंगे। तो ANS के कार्य में ANS का एक भाग तो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक, और दूसरा होता है बच्चों परानुकंपी। पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और दूसरा परानुकंपी। संरचना हमने पढ़ ली। हम बात करें कार्य के, क्या कार्य हैं तुलनात्मक। तो कुछ 5-7 कार्य हमें रफली ध्यान रखने हैं। जैसे बच्चों एक कार्य हम बात करें, जो आँखों की जो पुतली होती है, प्यूपिल, आँखों की पुतली, अनुकंपी की जो तंत्रिकाएं हैं वो उस पुतली को फैलाती हैं, प्यूपिल को फैला देती हैं, जबकि परानुकंपी की जो तंत्रिकाएं हैं वो पुतली को सिकोड़ती हैं, या हम कह सकते हैं कि संकुचित करती हैं। तो पुतली को फैलाना अनुकंपी का कार्य है, सिकोड़ना परानुकंपी का कार्य है। इसी प्रकार आँखों की जो अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, टीयर ग्लैंड्स जो होती हैं, उनका कार्य होता है टीयर ग्लैंड का स्त्रवण बढ़ा देता है बच्चों अनुकंपी, जबकि परानुकंपी स्त्रवण को घटा देता है। हृदय स्पंदन की हम बात करें, हृदय की धड़कन को अनुकंपी बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। जबकि परानुकंपी हृदय की धड़कन को घटाता है। इसी प्रकार जैसे हम बात कर सकते हैं श्वसन की दर,
अनुकंपी इसको भी बढ़ाता है, जबकि परानुकंपी श्वसन की दर को भी घटाता है। चाहे हृदय की धड़कन मान लो, श्वसन की दर मान लो, इनकी कार्य क्षमता को अनुकंपी बढ़ाता है और परानुकंपी घटाता है। ब्लड प्रेशर, रक्त दाब की हम बात करें तो ब्लड प्रेशर को भी बच्चों अनुकंपी तो क्या करेगा, बढ़ाएगा, जबकि परानुकंपी इसको घटाएगा। इसके लिए अनुकंपी की तंत्रिकाएं रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ती हैं, संकुचित करती हैं ताकि बीपी बढ़ जाए, और ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, डायलेट करता है ताकि बीपी घट जाए। तो आप देखो कि ज़्यादातर चीज़ों को जो है प्रेरित करने वाला, बढ़ाने वाला काम करता है अनुकंपी, और ये घटाने वाला काम करता है। लेकिन हमारी जो एलिमेंट्री के नाल है, जो आहार नाल है, उस पर इसका प्रभाव जो है वो उल्टा होता है। ये चीज़ों को घटाएगा तो वो बढ़ाएगा। जैसे नंबर 4 में हम बात करें, आहार नाल का क्रमांकुंचन लार का स्त्रवण पाचक ग्रंथियों का स्त्रवण। ये आहार नाल से संबंधित काम है बच्चों। कौन कौन से हैं? आहार नाल का क्रमांकुंचन, क्रमांकुंचन जिसके द्वारा भोजन आहार नाल में गति करता है, लार का स्त्रवण और पाचक ग्रंथियों का, इन तीनों का जो स्त्रवण है उसको बच्चों ये अनुकंपी जो है वो घटाता है। ज़्यादातर चीज़ों को तो ये बढ़ाता है, बट आहार नाल की इन घटनाओं पर इसका क्या इफेक्ट है, ये इनको बच्चों घटाएगा। जबकि इन तीनों चीज़ों को परानुकंपी क्या करता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। ये एक्सेप्शन है बच्चों। हम बात कर रहे हैं अनुकंपी सिंपैथेटिक के कार्य, परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक के कार्य तुलनात्मक। जो हमने फंक्शन 1 से 5 तक पढ़े हैं, इन सब में अनुकंपी बढ़ाने वाले काम करता है, परानुकंपी घटाने वाले काम करता है। जबकि जो कार्य नंबर 4, 5 और 6 पढ़ा है, इस कार्य को बच्चों ये अनुकंपी तो क्या करता है, घटाता है, और जबकि परानुकंपी क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, अगला कार्य हम बात करें स्वेद ग्रंथियों का स्त्रवण, मतलब पसीना निकलना, इसको अनुकंपी बढ़ाता है, पसीना निकलने को प्रेरित करता है, जबकि परानुकंपी बच्चों घटाता है। इसके अलावा हमारी त्वचा में जो त्वचा पर जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, उन बालों की जड़ों के साथ एक पेशी जुड़ी रहती है जिसका नाम है एरेक्टर पिलाई मसल। तो त्वचा की एरेक्टर पिलाई पेशी, इसमें क्या करता है बच्चों, ये सिंपैथेटिक, ये करता है संकुंचन। जिससे क्या होगा, इस संकुंचन से बच्चों रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जबकि परानुकंपी इस पेशी में क्या करता है, शिथिलन, और शिथिलन करने से जो रोंगटे खड़े हो गए थे वो वापस जो है वो त्वचा से चिपक जाते हैं। मतलब हम ये कहेंगे एक प्रकार से सेटल डाउन हो जाते हैं। बाल जो हैं जिस प्रकार से खड़े हुए थे त्वचा की सतह से, वापस जो है वो चिपक जाते हैं त्वचा से। तो ये कुछ तुलनात्मक कार्य हैं अनुकंपी और परानुकंपी के। इसके अलावा बच्चों 2 और कार्य हैं, बोर्ड पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैसे बता देता हूँ कि जो अनुकंपी है वो
मूत्राशय की पेशियों को शिथिल कर देता है और मूत्र के संग्रहण को बढ़ाता है। ये अनुकंपी, ये मूत्राशय की पेशी को शिथिल करके मूत्र के संग्रहण को बढ़ाता है। इसी प्रकार गुदा की जो संकोचक पेशी होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स, उसको ये सिकोड़ देता है और मल के संग्रहण को बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर एक लाइन में हम कार्य याद रखें कि ये मलमूत्र के संग्रहण को बढ़ाता है, जबकि ये मलमूत्र के संग्रहण को उत्सर्जित करने में मदद करता है। अब मूत्र का संग्रहण कैसे बढ़ेगा? जब मूत्राशय की पेशी शिथिल हो और मूत्र का संग्रहण होगा तो ये शिथिल कर देता है पेशी को। ये मूत्र त्यागने को कैसे प्रेरित करेगा? मूत्राशय की भित्ति को सिकोड़ देगा ये, और जैसे मूत्राशय की भित्ति सिकुड़ेगी तो यूरिनेशन होगा, मूत्र त्यागने की क्रिया होगी। तो ये मूत्र संग्रहण बढ़ाता है, ये मूत्र त्यागने को बढ़ाता है। इसी प्रकार ये जो गुदा एनस होता है, मल द्वार, उसकी पेशी में संकुंचन पैदा करके उसको बंद कर देता है ताकि मल का संग्रहण बढ़ा देगा, जबकि ये क्या करता है? उस मल द्वार की पेशी को शिथिल कर देता है और मल त्यागने को प्रेरित करता है, ये वाला हार्मोन। तो इस प्रकार से ये वाला जो तंत्रिका तंत्र है ये इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी फंक्शंस पे। जो भी मैंने कार्य लिखे हैं वो सबके सब आंतरांगों पर लिखे हैं। अब बच्चों, एक कार्य मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अनुकंपी उन कार्यों से संबंधित होता है जो शरीर में ऊर्जा खर्च करवाते हैं, एनर्जी का उपयोग बढ़ाते हैं, उनसे संबंधित होता है अनुकंपी। तो ये ऊर्जा खर्च करवाता है बच्चों, जबकि परानुकंपी ऊर्जा का संचय करता है, ऊर्जा को संरक्षित रखता है, ये ऊर्जा के खर्च को रोकता है। एक बहुत ही कॉमन सी लाइन कही गई है इन दोनों तंत्रिकाओं के लिए कि इसको कहा जाता है दुख का साथी, इसको कहा जाता है सुख का साथी। मतलब ये शरीर को सुख की स्थिति में ले जाता है और ये आपातकालीन स्थितियों के लिए शरीर को तैयार करता है। आपने एक हार्मोन वाले पाठ में पढ़ा होगा बच्चों कि अंतःस्रावी तंत्र में एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये पढ़ा होगा आपने हार्मोन वाले सेक्शन में कि एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्लैंड। उस एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका हमने नाम लिया एड्रीनलिन, और दूसरा नोर एड्रीनलिन। एक तो बच्चों एड्रीनलिन और दूसरा कौन सा था? नोर एड्रीनलिन। ये दोनों 4:1 के अनुपात में रिलीज होते हैं और क्या काम करते हैं ये एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन? ये बच्चों आपातकालीन परिस्थितियों में, संकट की स्थिति में जंतु की हृदय की धड़कन बढ़ाते हैं, श्वसन की दर बढ़ाते हैं, स्वेटिंग बढ़ा देते हैं, पुतली को फैला देते हैं, त्वचा की पेशियों को संकुचित करके रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये इन हार्मोन का इफेक्ट है और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाते हैं। ये काम करते हैं बच्चों ये हार्मोन। तो बच्चों ये क्या है? ये हार्मोन ही न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे हैं, जैसा कि तंत्रिका तंत्र में पढ़ा हमने। जो अनुकंपी है उसके जो तंत्रिकाएं हैं उनके सिरों से, पश्च गुच्छ के तंतुओं के सिरों से सिंपैथेटिन या एड्रीनलिन रसायन निकलता है। ये वही एड्रीनलिन है बच्चों। अनुकंपी के तंत्रिकीय सिरों से सिंपैथेटिन या एड्रीनलिन जो रसायन निकलता है, उसी रसायन का प्रभाव है ये कार्य। तो वास्तव में सारे कार्य कौन करता है? अगर हार्मोन से आप इसको लिंक करें तो एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। देखो, आप कहोगे कि सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ना ही मैंने नोट्स में आपको ये दिया है, बट मैंने समझाया है आपको क्लास में, ताकि आप इस क्लास से अंतर को याद रख सकें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एड्रिनल ग्लैंड का दिया हुआ है अपनी बुक में मैटर एंडोक्राइन में कि एड्रिनल ग्लैंड के ये हार्मोन क्या क्या काम करते हैं। तो जो कार्य ये हार्मोन करते हैं वो सारे के सारे कार्य वास्तव में कौन करता है बच्चों? अनुकंपी करता है। तो अनुकंपी से संबंधित जो कार्य आपको याद रखने हैं, पहला, ये आंखों की पुतली को फैला देता है जिससे आंखें बड़ी, मोटी, डरावनी हो जाती हैं। ये बच्चों हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है ताकि रक्त संचरण बढ़ जाए। ये श्वसन की दर को बढ़ा देता है।
ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ये श्वेत ग्रंथियों के स्त्रवण को बढ़ा देता है, ये त्वचा की इरेक्टाइल पेशी को संकुचित कर देता है ताकि रोंगटे खड़े हो जाएं। ये सारे जो कार्य मैंने बताए हैं, पुतली का, हृदय का, श्वसन का, ब्लड प्रेशर का, श्वेत ग्रंथि का, त्वचा का, ये सारे जो कार्य हैं वो बच्चों यहाँ दे रखे हैं एंडोक्राइन में। तो जो कार्य एंडोक्राइन में एड्रेनलिन हार्मोन के हैं, सेम कार्य तंत्रिका में किसके हैं? अनुकंपी के। तो ये तो आपको याद रखना ही है कंपलसरी। और जो चीज़ों को ये बढ़ाएगा उन चीज़ों को ये घटाएगा, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं अलग से याद रखने की। जैसे पुतली को फैलाता है तो ये सिकुड़ेगा, ये सुर ग्रंथियों के स्त्रवण को बढ़ाएगा तो ये घटाएगा बच्चों, ये धड़कन को बढ़ाएगा, ये धड़कन को घटाएगा। तो इस प्रकार से तुलनात्मक कार्य आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से भी नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था बच्चों तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली जो है खत्म हो जाती है। जो मानव का तंत्रिका तंत्र था उसे मेनली हमने दो भागों में बांटा था, CNS और PNS। CNS में मस्तिष्क और मेरुरज्जु संरचना और कार्य पढ़ लिया। PNS तंत्रिकाओं के जाल से बना है, जिन तंत्रिकाओं को हमने कई आधारों के आधार पर बांटा था। कार्य के आधार पर संवेदी, प्रेरक, मिश्रित। उद्गम स्थल के आधार पर क्रेनियल तंत्रिकाएं, स्पाइनल तंत्रिकाएं। वितरण के आधार पर कायिक तंत्रिकाएं, स्वायत्त तंत्रिकाएं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ही तो ANS होता है, जिसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। संरचना पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और कार्य मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से याद करेंगे। अनुकंपी और तंत्रिका तंत्र के जो कार्य हैं, डिफरेंस हैं, इनको तुलनात्मक आप पढ़ेंगे ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए और आप हर प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। तो अपना टॉपिक 1 फिनिश हो गया है इस तंत्रिके नियमन में, तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य। अब इस चैप्टर में दूसरा पॉइंट आता है, वो है तंत्रिका ऊतक क्या होता है, न्यूरॉन क्या होती है। तो उसको पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। तो चैप्टर का जो अगला इस लेक्चर में हम टॉपिक लेंगे बच्चों, वो है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू क्या होता है बच्चों? तो तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर का एक ऐसा ऊतक है जो परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। जो जंतु शरीर है बच्चों, मेनली 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला का काम आवरण बनाना है, ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। संयोजी का काम चीज़ों को जोड़ना होता है। पेशीय संकुंचनशील ऊतक है जो यांत्रिक कार्य करवाता है, और तंत्रिका जो है वो उद्दीपनशील ऊतक है। ये हमारे शरीर का ऐसा ऊतक है जो शरीर के आंतरिक वातावरण या बाहरी वातावरण में कोई भी परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उस परिवर्तन के प्रति जीव क्या अनुक्रिया प्रदर्शित करेगा, उस बात को कंट्रोल करता है तंत्रिका ऊतक। जैसे अगर हम बाहर खड़े हैं और अचानक जो है धूप बढ़ गई, तो बाहर के एनवायरनमेंट में धूप ज़्यादा गिरने लग गई है, उससे हमें गर्मी लगने लगेगी, तो इसके रेस्पॉन्स में हमारे दिमाग में जो विचार आएगा वो इस ऊतक की वजह से आएगा, और हम जो क्रिया करेंगे उस विचार के लिए
वो क्रिया भी इसी के अंतर्गत होगी। जैसे धूप लगने पर हमें लगा मन में कि हमें छाया में जाना चाहिए, तो जो ऐसा विचार आता है ना, धूप लगता, पहली बात तो धूप लगने को ग्रहण करना कि धूप लग रही है, उसको पहचानना। उसके बाद क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना और डिसीजन के अकॉर्डिंग काम करना। ये सारे कार्य बच्चों इस ऊतक की देन है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, क्या होता है तंत्रिका ऊतक? ये परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। ये ऐसा ऊतक है बच्चों जो किसी भी प्रकार का जो बदलाव है शरीर के अंदर या बाहर कहीं भी, तो उस बदलाव के रेस्पॉन्स में हम क्या अनुक्रिया कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान सबसे पहले बनता है। जब भ्रूणीय परिवर्धन होता है तो सबसे पहले जो है तंत्रिका ऊतक या मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनने लगते हैं। और भ्रूणीय अवस्था में बच्चों इसका जो उद्भव है वो होता है एक्टोडर्म से। भ्रूणीय अवस्था में इसका जो उद्भव है वो एक्टोडर्म से होता है। अब चूंकि बच्चों ऊतक है, ये टिश्यू है, तो आपको पता होना चाहिए टिश्यू तो कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को। तो ये भी बेसिकली दो प्रकार की कोशिकाओं से बना है। तो तंत्रिका ऊतक में बच्चों दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, दो प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है तंत्रिका ऊतक। कौन कौन सी हैं वो दो प्रकार की सेल्स? एक तो होती हैं न्यूरोग्लियल सेल और दूसरी होती हैं न्यूरॉन। तो तंत्रिका ऊतक दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो होती है न्यूरोग्लियल सेल, ग्लियल सेल भी कॉमनली कह सकते हैं, और दूसरी न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है ये हमें पढ़ना है बच्चों तंत्रिका ऊतक में। तो तंत्रिका ऊतक दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना, जैसा कि अभी हमने बात करी है। पहली हम बात करते हैं बच्चों न्यूरोग्लियल सेल, या हम कह सकते हैं केवल ग्लियल सेल। केवल हम ग्लियल सेल भी कह सकते हैं। ग्लियल सेल क्या होती है? न्यूरोग्लियल सेल या ग्लियल सेल। बच्चों ये तंत्रिका ऊतक की जो मुख्य कोशिकाएं हैं न्यूरॉन, उनको सहारा, सपोर्ट और सुरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं। तो ये कोशिकाएं वो हैं जो न्यूरॉन को सहारा, सपोर्ट एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। ये इनका मुख्य कार्य है। ग्लियल सेल या न्यूरोग्लियल सेल वे कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिकाएं न्यूरॉन होती हैं, उनको ये सहारा और सुरक्षा प्रदान करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बच्चों कुल तंत्रिका ऊतक का आयतन का आधे से ज़्यादा भाग बनाती हैं। हमारे शरीर में जितना भी तंत्रिका ऊतक है उसका जो भी आयतन है उस आयतन का आधा से ज़्यादा भाग
ये ग्लियल सेल बनाती हैं और आधा से कम भाग न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ग्लियल सेल का। ये तंत्रिका ऊतक के आयतन का 50% से भी अधिक भाग बनाती हैं। जो तंत्रिका ऊतक है, न्यूरल टिश्यू जो है, उसका जितना आयतन हमारे शरीर में है, न्यूरल टिश्यू का जितना आयतन हमारे शरीर में है, उस आयतन का 50% से भी अधिक भाग केवल ग्लियल सेल से बना होता है। और उस 50% से कम होते हैं बच्चों न्यूरॉन, जिसकी संरचना पर आगे पढ़ेंगे। तो ये ग्लियल सेल होती हैं बच्चों। हमारे तंत्रिका तंत्र में कई प्रकार के ग्लियल सेल हैं जिनको कार्य के आधार पर उनको नाम दिए गए हैं। तो ग्लियल सेल जो है बच्चों, कार्य के आधार पर क्या काम करती हैं ये? तो कार्य के आधार पर ग्लियल सेल निम्न प्रकार की होती हैं। कार्य के आधार पर ग्लियल सेल बहुत सारे प्रकार के हैं। जैसे मैं नाम लिखूं यहाँ पर, एक नाम जैसे मैं लिख सकता हूं बच्चों, ओलिगो डेंड्रोसाइट, ओलिगो डेंड्रोसाइट। इसके अलावा हम कह सकते हैं बच्चों स्वान सेल, स्वान सेल। इसके अलावा हम कह सकते हैं बच्चों माइक्रोग्लियल सेल। फिलहाल एक बार नाम सुन लो, फिर मैं कार्य भी बताऊंगा आपके इनके कि ये क्या काम करती है। कार्य के आधार पर तो वर्गीकरण किया है हमने। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, स्वान सेल, माइक्रोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट, इपेंडाइमल सेल। ये कुछ सेल मैंने नाम लिखे हैं। तो ये सेल वास्तव में क्या है? ये सब की सब ग्लियल सेल है। ये सब के सब ग्लियल सेल हैं जो तंत्रिका ऊतक का आयतन का आधे से ज़्यादा भाग बनाती हैं। मेनली तो न्यूरॉन को सहारा, सपोर्ट प्रदान करती हैं, लेकिन इनके कुछ स्पेशल अपने संबंधित कार्य भी हैं। तो क्या कार्य ये करती हैं वो हमें पढ़ना है वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इसमें, वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट। पहली सेल है ओलिगो डेंड्रोसाइट। न्यूरोग्लियल पहली प्रकार की ओलिगोडेंड्रोसाइट। हमें सिर्फ इनका कार्य ही मोटे तौर पर ध्यान रखना है। क्या काम करती हैं? तो बच्चों ये ऐसी सेल हैं जो सीएनएस में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, माइलिन आच्छद का निर्माण करती हैं। हम पढ़ेंगे बच्चों अभी न्यूरॉन की संरचना में कि माइलिन आच्छद क्या होता है। माइलिन आच्छद एक फास्फोलिपिड से बना हुआ एक आवरण है जो न्यूरॉन के तंत्रिका तंतुओं के चारों तरफ पाया जाता है। तो उस वसीय पदार्थ का निर्माण कौन करता है? तो अगर हम बात कर रहे हैं सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, तो वहां पर माइलिन आच्छद कौन बनाता है बच्चों? ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये पहली सेल और उसका कार्य है। इसके बाद बच्चों दूसरी सेल, इसमें हम नाम लिख सकते हैं स्वान सेल। स्वान सेल, स्वान सेल का जो कार्य है वो है कुछ ऐसा ही है, बट वो पीएनएस के लिए है, परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस। इनका काम है पीएनएस में माइलिन आच्छद का निर्माण करना।
इनका काम होता है बच्चों पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन आच्छादित का निर्माण करना, यह श्वान कोशिकाओं का कार्य होता है। इसके बाद आता है बच्चों अगली सेल। देखो हमने कौन सी सेल पढ़ ली है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में माइलिन आच्छादित बनाती हैं, श्वान सेल पीएनएस में माइलिन आच्छादित बनाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोगिलियल सेल। नंबर 3 पर हम ले सकते हैं बच्चों माइक्रोगिलियल सेल। माइक्रोगिलियल सेल क्या होती हैं बच्चों? ये एक प्रकार की बक्षकाण्विक प्रकृति की कोशिकाएं हैं। ये होती हैं फैगोसाइटिक सेल्स। जो माइक्रोगिलियल सेल है वो किस प्रकार की कोशिकाएं हैं बच्चों? ये नर्वस टिश्यू की फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। फैगोसाइटिक सेल्स क्या काम करती हैं बच्चों? इनका काम होता है कि तंत्रिका ऊतक में किसी भी प्रकार का संक्रमण प्रवेश कर गया है, जीवाणु विषाणु, तो उसको ये मारकर खा जाती हैं, नष्ट कर देती हैं और संक्रमण से सुरक्षा करती हैं। तो ये बच्चों फैगोसाइटिक सेल हैं जो तंत्रिका ऊतक की संक्रमण से सुरक्षा करती हैं। ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं बच्चों जिसका काम है तंत्रिका ऊतक की संक्रमण से सुरक्षा करना। तो ये बच्चों माइक्रोगिलियल सेल। इसके बाद अगली सेल हमने लिखी है बच्चों एस्ट्रोसाइट सेल। इनको भी पढ़ लेते हैं हम। एस्ट्रोसाइट सेल जैसे एग्ज़ाम के हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये भी बच्चों ऐसी सेल हैं जो संक्रमण से सुरक्षा देती हैं और ये बनाती हैं साथ में ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट का काम है ये बनाती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। ये बनाती हैं बच्चों ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है? मस्तिष्क रुधिर अवरोध बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? ये ऐसा अवरोध है बच्चों कि अगर रुधिर में कोई भी संक्रमण है तो वो नर्वस टिश्यू तक ना जाए। रुधिर का कोई भी हानिकारक पदार्थ, कोई भी संक्रमण मस्तिष्क की कोशिकाओं तक ना पहुँचे, उस काम में मदद करती है एस्ट्रोसाइट। और लास्ट सेल जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो है इपेंडाइमल सेल। ये और बता देता हूँ बच्चों आपको मैं। नंबर 5 एपेंडाइमल कोशिकाएं, एपेंडाइमल सेल। पहली बात तो ये कहाँ होती है मस्तिष्क में और क्या एक प्रकार का एक काम करती है? तो बच्चों एपेंडाइमल जो सेल्स होती हैं ये मस्तिष्क के गुहाओं का आवरण बनाती हैं। ये सरल घनाकार उपकला है बच्चों, ये है सरल स्तंभाकार होती हैं बच्चों। ये घनाकार नहीं होती, स्तंभाकार होती हैं। सरल स्तंभाकार उपकला से बनी होती हैं और सीलिया युक्त होती हैं, मतलब इस पर सीलिया पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं खुद ये सेल? ये मस्तिष्क की गुहाओं का आवरण बनाती हैं। आवरण की बजाय अपन आस्तर कहेंगे बच्चों, ज़्यादा सही जो शब्द है ना वो है आस्तर, लाइनिंग। आस्तर लाइनिंग। जैसे मान लो ये मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क की गुहा है, तो ऐसे ये दीवार बन गई बच्चों मस्तिष्क। मस्तिष्क अंदर से खोखला होता है, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग।
तो ये मस्तिष्क की गुहा का आवरण है और ये मस्तिष्क का बाहरी आवरण है। तो बच्चों जो बाहरी आवरण होता है उसी को हम आवरण नाम देते हैं। ये जो बाहर होता है ना बच्चों, इसी को तो हम क्या कहेंगे, आवरण। जबकि अंदर की गुहा का जो स्तर है, ये वाला स्तर, इसको तो हम आस्तर ही कहते हैं बच्चों, आस्तर। तो ये आस्तर बनाती हैं एपेंडाइमल सेल्स। तो इस प्रकार की जो है कोशिकाएं वो हमारे तंत्रिका ऊतक में पाई जाती हैं। किस रूप में? न्यूरोगिलियल सेल के रूप में। हम बात कर रहे हैं बच्चों तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू की संरचना। तंत्रिका ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो हमारे शरीर में कोई भी परिवर्तन होता है शरीर के अंदर या बाहर, तो उस परिवर्तन को ग्रहण करता है, उसको रीड करता है और उसके खिलाफ क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए इस बात का जवाब तैयार करता है। तो परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति जो अनुक्रिया हम प्रदर्शित करते हैं उसके नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है तंत्रिका ऊतक। दो प्रकार की कोशिकाओं से बना है, न्यूरोगिलियल सेल, दूसरी न्यूरॉन। गिलियल सेल न्यूरॉन को सहारा, सपोर्ट प्रदान करने वाली सेल्स होती हैं जो तंत्रिका ऊतक के आयतन का आधे से भी ज़्यादा भाग बनाती हैं। और कार्य के आधार पर बच्चों ये विभिन्न प्रकार के, जैसे ये सब नाम मैंने लिखे हैं, यहाँ इनका कार्य समझा दिया है। ओलिगोडेंड्रियोसाइट सेल सीएनएस में माइलिनाच्छिद्र बनाती हैं, मस्तिष्क और मेरुज्जु में। स्वान सेल ये बच्चों पीएनएस में माइलिनाच्छिद्र बनाती हैं। माइक्रोगिलियल सेल फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो संक्रमण से सुरक्षा देती हैं। एस्ट्रोसाइट सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। एपेंडाइमल सेल्स ये मस्तिष्क की गुहाओं का आस्तर बनाती हैं। इस प्रकार की सेल्स होती हैं बच्चों ये माइक्रोगिलियल सेल। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की सेल जो होती हैं न्यूरॉन। नंबर 2 जो तंत्रिका ऊतक में सेल है वो है बच्चों न्यूरॉन, जिसको हम नाम देते हैं तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन। क्या होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं? तो कुछ इंट्रोडक्शन इन कोशिकाओं का भी पढ़ते हैं, डिटेल स्टडी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन बच्चों तंत्रिका ऊतक की मुख्य और क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका ऊतक की मुख्य इकाई है या कह सकते हैं क्रियात्मक इकाई। मतलब तंत्रिका ऊतक जो जो कार्य करेगा हमारे शरीर में वो सारे कार्यों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगी? न्यूरॉन। न्यूरॉन होती हैं बच्चों उद्दीपनशील कोशिकाएं। न्यूरॉन किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं। अर्थात किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है शरीर के आंतरिक वातावरण में या फिर बाहर के वातावरण में, कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज को ये ग्रहण कर सकती हैं, उसके लिए उचित जवाब तैयार करती हैं और उस जवाब के अनुसार शरीर को कार्य करने का आदेश देती हैं। ऐसा कार्य न्यूरॉन करती हैं। तो उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं। क्यों कहा हमने उद्दीपनशील कोशिकाएं? क्योंकि बच्चों ये सबसे पहले उद्दीपन को पहचान कर ग्रहण करती हैं। उद्दीपन को पहचान कर क्या करती हैं बच्चों? ग्रहण करती हैं। उसके बाद तंत्रिका आवेग या कह सकते हैं सूचना बनाती हैं और उसके बाद जो है कार्यों का नियमन करती हैं। तो ये सारे कार्य प्रदर्शित करती हैं न्यूरॉन, क्योंकि उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं। और हमने बात कर ली कि सबसे पहले जो है तंत्रिका ऊतक ही बनता है भ्रूण में, तो ये सबसे पहले बनकर इस प्रकार का काम शुरू कर देती हैं भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान। तो ऐसी होती हैं बच्चों न्यूरॉन।
बच्चों न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं, जनरली बड़ी भी कह देते हैं हम लोग कि सबसे बड़ी कोशिकाएं न्यूरॉन ही होती हैं। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। एक बार भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान बन जाने के बाद ये कभी भी विभाजन नहीं करती हैं। तो बच्चों पूर्ण परिवर्तन के बाद, या हम कह सकते हैं जंतु के जन्म के बाद, इनमें कभी विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद ये कभी भी विभाजन नहीं करती हैं। जैसे और कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है ना, संख्या बढ़ती रहती है, वैसे बच्चों इनमें कभी भी विभाजन नहीं होता। इसका मतलब एक बार किसी जंतु की भ्रूणीय अवस्था में जितनी न्यूरॉन बन गई, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी संख्या होती है, जाति अलग अलग जाति के सदस्यों में अलग अलग होती है, तो उतनी ही संख्या में न्यूरॉन रहती हैं आजीवन। बाद में इनकी संख्या नहीं बढ़ती है। वो अलग बात है कि न्यूरॉन का जो आकार है वो जंतु के आकार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहेगा। इसलिए तो लंबी कोशिकाएं हैं ये, क्योंकि जैसे जैसे जंतु का आकार बढ़ता है वैसे वैसे इनकी लंबाई बढ़ती जाती है, बट संख्या नहीं बढ़ती है। क्यों विभाजन नहीं करती हैं? इसका एक संभावित कारण माना जाता है कि इनमें जो है तारककाय सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। इसलिए बच्चों न्यूरॉन कभी जन्म के बाद विभाजन नहीं करती हैं। तो फिर ये कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनी रहती हैं? बच्चों न्यूरॉन जो है आजीवन अंतरावस्था इंटरफेज के G0 फेज, शांत फेज में बनी रहती हैं। ये अंतरावस्था, दो विभाजनों के बीच की अवस्था को अंतरावस्था कहते हैं। ऐसा आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। तो अंतरावस्था की कई फेजेज हैं, G1 S G2, ये भी आप पढ़ते हैं। तो जब कोई कोशिका हमेशा अंतरावस्था में ही है तो वो जीवन अवस्था से बाहर निकलकर G0 अवस्था में चली जाती है। तो न्यूरॉन हमेशा किस अवस्था में रहते हैं बच्चों? G0 अवस्था में रहते हैं। तो ये बच्चों न्यूरॉन का इंट्रोडक्शन था। तंत्रिका ऊतक की मुख्य क्रियात्मक कोशिकाएं न्यूरॉन और सपोर्टिंग सेल्स गिलियल सेल, दोनों के बारे में हम ब्रीफली अध्ययन कर लिया है बच्चों। अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर हम टॉपिक शुरू करेंगे जब, तो बच्चों हम न्यूरॉन की संरचना और कार्य पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में पढ़ेंगे न्यूरॉन की संरचना।